हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं अमकिपाल। हम आपको करा रहे हैं वर्ष 2019 का इतिहास का पेपर। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चंस पेपर में से आपको प्राचीन कालीन भारत और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। आज हम आपको कराएंगे आधुनिक भारत के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इसमें आधुनिक भारत से संबंधित आए हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है इसमें, और 35 नंबर्स का पूछा जाता है। जो आधुनिक भारत होता है वो सबसे अधिक नंबर का होता है, 35 नंबर का होता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हम पेपर प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर हम कुछ इसमें ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का हमने सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जो जिस समय हमें प्रश्न पत्र मिलता है तो एग्जाम रूम में, एग्जाम हॉल में, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमने सबसे पहले अपना अनुक्रमांक अंकित कर देना चाहिए अपने प्रश्न पत्र पर। दूसरा हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या 7 प्लस भारत का मानचित्र। यानी कि आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप उसमें देख लेना कि जितने यहाँ पर पृष्ठ जो लिखे गए हैं उतने आपके पास हैं, और साथ में मानचित्र भी आपको मिला है या नहीं, ये चीज़ देख लेना है। साथ में फिर आपको देखना है कि वर्ष जो है, मतलब एग्ज़ाम जो है वो उसी वर्ष का है पेपर, जो आपका पेपर होना है वही पेपर है, तो ये भी आपको देख लेना है। तो जैसे इतिहास का, तो इतिहास का पेपर ही है। फिर आपको देखना है कि समय कितना है, क्योंकि 3 घंटे से अधिक समय नहीं मिलेगा आपको, और पूर्णांक आपने देखने हैं। फिर इसके आगे चलते हैं निर्देश। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश को भी आपने बड़ी सावधानी से पढ़ना है, और निर्देशों के अनुसार ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर अंकित करने हैं। पहला हमारा निर्देश ये है कि जैसे कि क्वेश्चन 22 होंगे, इसमें जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें 22 क्वेश्चन होंगे, और इसमें क्या होगा कि उनके सभी के सामने उनके अंक लिखे होंगे। दूसरा होगा, जैसे प्रत्येक अंक के आधार पर, जैसे 2 अंक हैं, 2 अंक के आधार पर आपको सिर्फ 50 शब्द लिखने हैं, और जो 5 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ आपको 150 शब्द लिखने हैं, और जो 7 अंक का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 250 शब्द लिखने हैं। आपको शब्द सीमा बनाए रखनी है, इससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं कि मानचित्र होगा, उसमें मानचित्र भी आपने, उसमें जो मानचित्र होगा तो अपना रोल नंबर लिखना होगा, कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर कराने होंगे, और जो भी स्टैम्प वगैरह जो लगती हैं केंद्र संख्या की, वो आपने देखना है कि वो हमारे मानचित्र पर लगी हुई है या नहीं, ये चीज़ देखना है। उसके बाद में आपने उसको मानचित्र को अंकित कर देना है। मानचित्र के से संबंधित क और ख 2 भाग होते हैं। क और ख दोनों जो 5-5 नंबर के होते हैं, ये क भी 5 का और ख 5 का। तो इस प्रकार से जो मानचित्र होता है वो 10 नंबर का होता है, 10 अंक का होता है। ये इस तरह से हमने देखना है। फिर आगे चलते हैं हम, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ स्टेज शीलों का उपयोग किया जाए और रेखा मानचित्र का उपयोग किया जाए। तो आपको भी जैसे क्वेश्चन तैयार करते हैं, उत्तर लिखते हैं उसका, तो उत्तर लिखते हुए आप अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छी तरह से अपने जो आप बताना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए कोई भी रेखा चित्र आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कलर आपका उपयोग नहीं करना, उसमें सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। स्केच पेन का आप उपयोग कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक का। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो ये ठीक कहा है, आपको सीरियल से क्वेश्चंस करने हैं। इसमें कई लाभ होते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन जो नहीं छूटेंगे, अगर जो छूटेगा तो आप उस पर गोला कर देंगे और आपको पता रहेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आगे पीछे आप क्वेश्चन सीरियल से नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको आता हो वो भी छूट जाता है। दूसरा ये है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, मूल्यांकन करता है कॉपी का, तो उसको आपके जो उत्तर पुस्तिका के जो अंक हैं वो प्रथम पृष्ठ पर, बाह्य कवर पर एक केजिंग होती है, उस केजिंग में अंकित करने होते हैं, भरने होते हैं। और जब सीरियल से आपके क्वेश्चन होंगे तो वो केजिंग भी बिल्कुल सही तरीके से भरी जाती है, नहीं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि त्रुटि होने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, अब उपनिवेशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए। तो देखिए, हम इसका आंसर प्रारंभ करते हैं। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक साधनों से समृद्ध राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, और साथ ही जो वहाँ की जनता थी, उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। ये उपनिवेशवाद है। अगर हम एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित अपने स्वार्थ के कारण किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित अपने स्वार्थ के कारण किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ये इसका आंसर होगा। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं खलीफा आंदोलन क्या था। हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो हम इसका आंसर जब लिखते हैं, हम आंसर प्रारंभ करते हैं, तो इसका आंसर प्रारंभ होता है जैसे कि जब थोड़ा सा समझाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि को नाम दिया गया था सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि, इसको आप नोट कर लें। सेवर्स की संधि के तहत हुई थी। तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक संधि हुई थी, सेवर्स की संधि। और सेवर्स की संधि के तहत क्या हुआ था, जो तुर्की के जो सुल्तान था उसके समस्त अधिकार छीन गए थे, हट गए थे, उनके समस्त अधिकार हट गए थे, और इस प्रकार से तुर्की राज्य जो था वो छीन भिन हो गया था।
एक बात। दूसरी बात इसमें यह था कि विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? खलीफा। तुर्की के सुल्तान, विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। धर्मगुरु, वो अपना धर्मगुरु मानते थे इस्लाम में। तो इसलिए क्या हुआ कि विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो सभी अंग्रेज़ों से मतलब नाराज़ हो गए, वो उनसे रुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से जो उनकी नाराज़गी का कारण ये था मूल रूप से, वो अंग्रेज़ों से घृणा करने लगे। अब क्या हुआ कि भारत के जितने मुसलमान थे वो भी इस आंदोलन में प्रतिभाग उन्होंने करना शुरू कर किया। अब 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। ये डेट आप जरूर ध्यान रखें, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और उसकी जो अध्यक्षता की वो गांधी जी ने की, महात्मा गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने अध्यक्षता की थी उसकी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर 3 मांगे थी इनकी, जो खिलाफत आंदोलन था उसमें 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग उनकी थी कि जी तुर्की का सुल्तान खलीफा पद उसी तरह से उसको बहाल कर दिया जाए जैसे वो पहले था। बहाल का मतलब दोबारा से उसको प्रारंभ कर दिया जाए, जो उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो पहली मांग ये थी कि तुर्की के सुल्तान का खलीफा पद उसको ऐसे ही बनाए रखा जाए जैसे वो पहले था। दूसरी मांग ये थी कि जजीरतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक केंद्र था मुस्लिम शासन के अंतर्गत उसको रखा जाए। ठीक है जी, जजीरतुल जो इस्लामिक धार्मिक केंद्र था उसको मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए। और तीसरी मांग उनकी ये थी कि खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थलों का रक्षा करें, यानी कि जितने भी मुस्लिम तीर्थ स्थल हैं उनकी जो रक्षा करने का दायित्व किसके पास होना चाहिए? खलीफा के पास होना चाहिए, न कि अंग्रेज़ों के पास। तो इस तरह से यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन था और इसकी 3 महत्वपूर्ण मांगे थी। 2 अंक में है ये और हम इसमें इतना ही लिखेंगे, 50 शब्द हमने इसमें लिखने हैं। सभी जितने भी 2 अंक के क्वेश्चन उनमें 50 शब्द आप लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है साइमन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि इसका उत्तर प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा और वह आयोग जो अधिनियम होगा उस 10 वर्षों की समीक्षा करेगा। उसका समीक्षा में ये देखेगा कि जो 10 वर्ष के बीच में जो परिवर्तन आए हैं अब इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए, एक चीज़ ये देखी जाएगी। और वर्तमान यानी कि 10 वर्ष बाद की जो परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन करने का प्रावधान किया गया था। जो आयोग गठित किया जाएगा वो इन सब चीज़ों की जाँच करेगा और उसमें सुधार करने की अपनी रिपोर्ट देगा। ये व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ, जो भारतीय थे वो भारतीय द्वैध शासन प्रणाली से निराश थे। यहाँ पर भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, यानी कि मूल कारण क्या था? द्वैध शासन प्रणाली। जो द्वैध शासन प्रणाली उससे भारतीय निराश थे और वे चाहते थे कि यह व्यवस्था यहाँ पर हटनी चाहिए। और उनको पूरी संभावना ये थी कि भाई 10 वर्ष बाद जब आयोग गठित होगा उसमें हम लोग भी सम्मिलित होंगे और ये मांग हम अपनी रखेंगे और इस प्रकार से इसमें संशोधन हो जाएगा। अब हुआ क्या कि एक तो जो ये आयोग की जो समीक्षा करने के लिए जो कमीशन गठित किया गया वो समय से पहले ही गठित कर दिया गया। इसको 1927 में ही यहाँ पर ये कमीशन गठित कर दिया गया 1927 में। ठीक है जी। यानी कि जो 1929 में होना था, 1919 से 1929 10 वर्ष बनते हैं, तो लेकिन वो क्या है कि पहले ही गठित कर दिया गया। और दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कि इस कमीशन का जो सदस्य थे कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, सभी लोग इसमें अंग्रेज थे। यानी कि इसका जो अध्यक्ष था वह था साइमन, उसका पूरा नाम है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे, लिख लेना आप, अध्यक्ष सर जॉन साइमन, इस प्रकार से। और फिर जो इसके सदस्य थे 6 इसके सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं, ऐसे लिखो, कोई भी भारतीय नहीं। तो आप शॉर्ट में इसका बनाते जाए नोट्स, ऐसे ही कोई भी भारतीय नहीं। 6 सदस्य अंग्रेज थे, अंग्रेज 6 सदस्य अंग्रेज हैं, कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये भी एक विरोध का कारण था कि भाई जब भारतीयों के लिए कानून बनाया जाना है, भारतीयों से संबंधित नियम बनने हैं, तो इसमें भारतीयों का होना भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं था, सभी लोग कमीशन में गोरे थे, मतलब अंग्रेज थे, और इसीलिए इसको गोरे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन को गोरे कमीशन भी नाम दिया गया। अब क्या होता है कि इसका बहिष्कार किया गया, पूरा विरोध किया गया। 3 फरवरी यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को ये भारत में नहीं बम्बई आया और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। और
साइमन कमीशन जहाँ कहीं भी जाता था उसका काले झंडे और साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे यहाँ पर लगाए जाते थे। अब इसमें बड़ी घटना ये हुई कि जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने लाहौर में कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकाला, जिसमें लाठियाँ बरसी और लाठियाँ मतलब लाठियों का प्रहार किया गया और से उनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इसने और मतलब उग्र रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो साइमन कमीशन था यहाँ पर आया और इसका काफ़ी विरोध किया गया। लाला लाजपत राय जी इसमें शहीद हुए, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें कई सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन क्या है कि 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित कर दी। इसने अपना काम करता रहा, इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की और उसमें कई सारे इसने सुझाव भी अपने दिए। तो प्रिय छात्रों, इसमें हम 2 अंक में इतना ही लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के प्रभुत्व का किस प्रकार प्रतिरोध किया। हमारा ये क्वेश्चन है, ये 5 अंक में है और इसका जो आंसर लिखा जाएगा 150 शब्दों में इसका आंसर लिखा जाएगा, 150 शब्दों में। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ज़रूर, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी रखना है लिखते हुए। अब यहाँ पर हम थोड़ा आपको ज़्यादा बता देंगे, लेकिन आप उनको 150 शब्दों में आंसर को समेटना है। अब देखते हैं, बात यहाँ पर हम करते हैं कि जोतदार किस प्रकार से जमींदारों के प्रभुत्व को किस प्रकार से विरोध करते थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में देखते हैं कि जितने भी धनी कृषक थे, धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था। पहली लाइन में तो आप यही लिख सकते हैं कि धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था, जिसका विवरण फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में भी मिलता है। फ्रांसिस बुकानन ने एक जो सर्वे दिया था अपना, उसमें इसका वर्णन किया कि जितने बड़े बड़े जो धनी किसान थे, कृषक थे, वो जोतदार कहलाते थे। क्या कहते थे उनको? जोतदार कहा जाता था। पहली लाइन में आप लिख देंगे, धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था। ठीक है जी। अब ये जो कब की घटना है? 18वीं शताब्दी की बात है। हमने जोतदार जो उभरे हैं वो 18वीं सदी के अंत में उभरे। ये काफ़ी बड़ा वर्ग बन चुका था, ये वर्ग बहुत ही मजबूत हो चुका था। अब यहाँ पर कुछ वर्णन किया गया है कि जी कैसे इस पर उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर ज़िले में अत्यधिक विस्तृत ज़मीनें थीं, काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें फैली हुई थी और ज़मीनों के बड़े बड़े रकबे जो कई हज़ार एकड़ तक फैले हुए थे और इनकी ज़मीनों पर जो उपज होती थी वो बटाईदार के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, बंगाल में कहते कि काफ़ी ज़मीनें थी और उन ज़मीनों पर जो उपज की ली जाती थी वो बटाईदार के माध्यम से ली जाती थी। ठीक है जी। अब ये बटाईदार आधा हिस्सा फसल का जो था वो जोतदार को देते थे, जो गांव का में होता था। जोतदार गांव के में ही निवास करते थे। मतलब जोतदार की स्थिति क्या है कि वो स्थानीय है। जोतदार जो है गांव में ही निवास करते थे और जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थे। पहला मतलब हम यहाँ पॉइंट बनते हैं, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट बनता है कि किस प्रकार से जमींदारों के प्रभुत्व का विरोध किया उन्होंने। तो हम पहला पॉइंट हमारा यहाँ से बनता है कि जोतदार जो होते वो गांव में ही निवास करते थे और जमींदारों की अपेक्षा वह अधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि गांव के व्यक्तियों पर उनका सीधा नियंत्रण स्थापित होता था। ठीक है जी। जमींदार का सीधा नियंत्रण नहीं था, जोतदार को गांव के लोगों पर सीधा नियंत्रण होता था। वह उनके खेतों को आधे में उपज पैदावार करते थे। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो नियंत्रण होता था वो गाँव में वो जोतदारों का ही होता था। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय व्यापारी होते थे, जो साहूकार होते थे, उन सभी पर भी उनका नियंत्रण होता था। व्यापारी पर नियंत्रण इसलिए होता था, जो मंडी होती थी, क्योंकि सारी फसल जो होती थी वो जोतदार के खेतों में होती थी और आधा उपज का हिस्सा वो लेते थे, तो उसके पास में काफ़ी फसलें वहाँ पर उपज होती थी और वो सब उस व्यापारी के पास जाता था। साहूकार भी उनके नियंत्रण में रहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है कि जो जोतदार था वह गाँव में ही निवास करने वाला व्यक्ति होता था। जमींदारों की अपेक्षा उसका प्रभाव ज़्यादा था गांव पर और गांव के जो लोग थे उन पर नियंत्रण ज़्यादा रहता था जोतदार का। ठीक है जी, ये बात हुई। अगला पॉइंट हम बनाएंगे, ये जमींदार द्वारा राजस्व की बड़ी राशि का विरोध करते थे। जैसे क्या कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, तो उसमें क्या होता है, जमींदार को एक मुश्त राशि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। अब ऐसे में क्या होता कि जो जमींदार था वो राजस्व की बड़ी जो राशि होती थी वो मांगते थे। देखते हमेशा ऐसे लिखेंगे इसको, ये जमींदार द्वारा राजस्व की बड़ी राशि का विरोध करते थे तथा गांव के रैयत माने किसान को अपने पक्ष में एकजुट कर लेते थे। जो बढ़ी हुई राशि थी वो कहते थे, गांव के जो किसान को कहते भाई तुम्हारे से ज़्यादा राजस्व लिया जा रहा और ये गलत बात है। तो इस प्रकार से जो गांव के जो किसान थे वो उनके पक्ष में हो जाते थे। इस कारण कभी कभी जमींदार तय की गई राशि जो होती थी वह निश्चित राजस्व राशि नहीं दे पाते थे। जो स्थायी बंदोबस्त के व्यवस्था के अंतर्गत जो राशि निर्धारित की जाती थी तो जमींदार उसको नहीं दे पाते थे। जो सूर्यास्त का नियम था, जो सूर्यास्त के नियम के अंतर्गत ये था कि जिस जमींदार की जमींदारी होती थी अगर वह निर्धारित दिनांक के सूर्य अस्त तक अगर यदि
राजस्व जमा नहीं कर पाएगा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब राजस्व कहाँ से नहीं मिल रहा, राजस्व रैयतों से नहीं मिला, यानी किसानों से नहीं प्राप्त हो रहा, समय से प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में क्या होता था, जमींदार के पास में राजस्व नहीं पहुंच पाता था और अंततः क्या होता था, जमींदार की जमींदारी जो है नीलाम होती थी। अब जब वो नीलाम होती थी, उसकी नीलामी होती थी, तो कुछ ऐसे शक्तिशाली बड़े जोतदार थे जो उस जमींदारी को खरीद लेते थे। ठीक है, जोतदार ही उसकी जमींदार की जमींदारी को खरीद लेते थे जब उसकी नीलामी होती थी। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट बनता है कि जिस समय जमींदारों की जमींदारी नीलाम होती थी तो बड़े जोतदारों के द्वारा उस जमींदारी को खरीद लिया जाता था। इस प्रकार से वो जमींदार का प्रभाव को बढ़ने नहीं देते थे, उसको वहाँ से भगा देते थे। अगला पॉइंट बनता है, उत्तरी बंगाल में जोतदार का बाद में वर्चस्व हो गया और इसके अतिरिक्त बंगाल के अन्य देहातों में कुछ धनी किसान तथा गांव का मुखिया होते थे जिन्हें हवलदार या कुछ जगहों पर गाटीदार या मंडल भी कहा जाता था। यानी कि जो जोतदार थे उनके अलग अलग नाम है ये। तो बंगाल में कुछ जगहों पर जोतदारों के नाम क्या थे, हवलदार और गाटीदार भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ग्रामीण बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के प्रभुत्व पर किस प्रकार से प्रतिरोध किया, यानी किस प्रकार से उन्होंने उसका विरोध किया। तो देखिए जी, पहले क्या था कि इस समय वो जोतदार थे जो वो शक्तिशाली होते थे, उनके पास में काफ़ी ज़मीनें होती थी और कहीं कहीं 1000 बीघे ज़मीन होती थी। फिर वो उस पर जो पैदावार लेते थे उस पर आधे में उपज उसकी अपने पास रखते थे, तो इसलिए वो आर्थिक रूप से मजबूत होते थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो स्थानीय होते थे और जो गांव के जो लोग होते थे, किसान होते थे, उनसे उनका सीधा संबंध रहता था, उन पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था। ये बात दूसरी बनी। फिर तीसरी बात ये होती थी कि जो बढ़ी हुई राजस्व दर होती थी उसका भी वह विरोध करते थे। वो रैयतों को कन्वेंस कर लेते, उनको ऐसा बोलते थे कि भाई आपसे बढ़ी हुई राजस्व दर ली जा रही, तो इसलिए वो फिर उनका विरोध कराते थे और बढ़ी हुई राशि देने से मना कराते थे कि अब बढ़ी हुई राशि या राजस्व के रूप में नहीं देंगे। तो इस प्रकार से उनका नियंत्रण रहता था। और फिर क्या होता था, जोतदार था वह ज़्यादा शक्तिशाली तो था, उसके पास में काफ़ी धन होता था। जब जमींदार सही समय से राजस्व वसूल नहीं कर पाता था और न ही राजस्व वहाँ पर दे पाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ऐसे में जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाती थी। जब उसकी जमींदारी नीलाम होती थी तो उन शक्तिशाली जोतदारों के द्वारा ही उस जमींदार की जमींदारी खरीद ली जाती थी। ऐसे में उसका प्रतिरोध किया, उन्होंने विरोध किया। अब फिर क्या होता था कि जो जमींदार वो होते थे, यानी कि जो यहाँ पर जोतदार थे, वो धीरे धीरे अपना शक्ति वो बढ़ाते गए और उन्होंने जमींदारों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, बाह्य जमींदारों को, और खुद अपना उस स्थान को उन्होंने खुद अपना भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहाड़िया लोग कौन थे, बाहरी लोगों के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। ये अथवा है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है। तो हम पहले ही बता चुके, अथवा में से कोई एक ही आपको क्वेश्चन करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, पहाड़िया लोग कौन थे, बाहरी लोगों के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे पहाड़िया लोग कौन थे। तो पहाड़िया लोग उनको कहा गया कि जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों को पहाड़िया लोग कहा है, क्योंकि वो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, वहीं आसपास के क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए उनको पहाड़िया लोगों की संज्ञा दी गई है। अब ये पहाड़िया लोग क्या करते थे, उस क्षेत्र में इनके अपने ही तरीके होते थे, खेती करने का अपना तरीका होता था, अपनी परंपराएं होती थी, अपनी तरह की ये परंपरागत फसलों का उत्पादन करते थे। और इनका वर्णन फ्रांसिस बुकानन के द्वारा किया गया, जो अंग्रेज एक अधिकारी था, ये चिकित्सक भी था और एक अधिकारी था। जब ये वहाँ पर पहुँचा तो उसने अपने वृत्तांत में, अपने लेख में इनका वर्णन किया है, इनका पहाड़िया लोगों का। तो हम इस तरह से लिख देंगे पहाड़िया लोग कौन थे। तो इसमें आंसर देंगे कि पहाड़िया जो लोग थे वो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग थे और इनके अपनी ही परंपरागत फसलों का उत्पादन करते थे और अपनी ही तरह की खेती करते, जिस खेती को बोलते झूम खेती। कौन सी खेती करते थे, झूम खेती करते थे, झूम खेती। और जो झूम खेती होती थी क्या होती, स्थानांतरित खेती है ये। जैसे क्या होता है कि जब कहीं पर एक जगह पर रहते थे तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको ये साफ़ करते थे, जंगलों को आग लगा करके साफ़ कर लेते थे और फिर वहीं पर ये 1-2 साल वहाँ पर खेती करते थे। फिर उसके बाद में क्या करते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे, फिर वहाँ पर ये जगह को साफ़ करते थे और जंगलों को साफ़ करके खेती करते थे। तो इस प्रकार से घूमते रहते थे और जो पुरानी जगह थी वह फिर दोबारा से एक नई शक्ति के साथ में वो वहाँ पर वनस्पति उग जाती थी और इस प्रकार से ये अपनी खेती करते रहते थे राजमहल की पहाड़ियों में। अब यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि बाहरी लोगों के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। बाहरी लोगों के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पर जो फ्रांसिस बुकानन के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है, आप इसमें हेडिंग डालेंगे बाहरी लोगों के आगमन पर प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जब फ्रांसिस बुकानन गया तो फ्रांसिस बुकानन ने देखा कि जो पहाड़िया लोग थे, राजमहल की पहाड़ियों में जो रहने वाले जो लोग थे, उनका बाह्य लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था,
शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, यानी कि वो बाहर के लोगों को अपने इलाके में आना पसंद नहीं करते थे। अंडरलाइन करके आप लिखेंगे कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोग बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रति उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, यानी कि वो उनको पसंद नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता था तो वह उसको पसंद नहीं करते थे, ये आप लिख देंगे इसमें, क्योंकि ये इनकी अपनी ही संस्कृति होती थी और ये अपना जो जीवन यापन करते थे, जंगल की से उत्पादित होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती थी उसके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते थे। और इनकी जो झूम खेती के तहत ये जो खेती करते थे उसमें जैसे दालें, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों की पैदावार ये करते थे। झूम खेती आपको हम समझा चुके हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि झूम खेती भी पूछा जा सकता है। झूम खेती क्या है, 2 अंक में यह आंसर पूछा जा सकता है। तो आप इसमें ऐसे लिख देंगे कि पहाड़ी लोग जो झूम खेती करते थे वह उसमें क्या करते थे कि ज़मीन को साफ़ करते थे, जंगलों को साफ़ करते थे। और ये जो खेती थी स्थानांतरित खेती थी, यानी कि जंगलों को साफ़ करके उस पर वो अपनी फसल का उत्पादन करते थे। 2 या 3 वर्षों तक उस पर फसल का उत्पादन करते थे। फिर उसके बाद में क्या होता था कि वो अपनी जगह को स्थानांतरित कर देते थे और वहाँ पर भी फिर इसी प्रक्रिया को अपनाते रहते थे। इस प्रकार से उनका एक अपना चक्र बना हुआ था। तो जंगलों को साफ़ करके खेती किया करते थे। आगे फिर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि 1857 की क्रांति में विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी जो हमारा 5 अंक में है और इसके भी हमने 150 शब्द में इसका आंसर को हमने लिखना है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से और समन्वित ढंग से आंदोलन को किया गया और इसके बारे में भी देखते हैं। तो ये इसका आंसर लिखते हैं कि जब आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो यह कहीं पर जो संकेत दिए जाते थे, कहीं जगहों पर ऐसा होता था कि तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया, यानी कि तोप का गोला और कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। और इस आंदोलन में क्या हुआ, चाहे वो मतलब सभी समुदाय के लोग थे, हिंदू और मुसलमान, तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए और फिरंगियों मतलब अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए यहाँ पर कई तरह की अपीलें की गई। यानी हिंदू मुस्लिम एकता, इसमें क्या दिखाई दिया हमें, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, हिंदू मुस्लिम एकता, मुसलमान एकता दिखाई दी। और यहाँ पर क्या हुआ कि एकजुट हुए और अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें की गई। हिंदी में अपील की गई, उर्दू में अपील की गई, फारसी में अपीलें की गई। और इसमें कोई मतलब ऐसा शक नहीं है कि विभिन्न साथ क्या होता था कि जो छावनियाँ होती थी वो छावनियाँ ब्रिटिश की, लेकिन क्या है कि जो छावनियाँ होती थी, छावनी में जो भारतीय जो सैनिक होते थे उनके बीच में भी आपस में संचार बना हुआ रहता था कि भाई किस तरह से आंदोलन करना, उसकी पूरी रणनीति उनकी आपस में बनी हुई रहती थी छावनियों के अंदर। यहाँ पर एक वो बताया गया है कि जैसे अवध में एक इरेगुलर क्लेवरी थी। उसने कहा कि मई की शुरुआत में नए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो उसने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक पत्र लिखा। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सिपाही थे वो सिपाही जो होते थे छावनियों के, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, दूसरी स्थानों में, दूसरी छावनियों में, और संदेश वाहक का वो कार्य करते थे, संदेश ले जाते रहते थे भाई किस तरह से योजना तैयार की जानी है। तो इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से ये सब कार्य वहाँ पर चल रहे थे। तो इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि भाई जो 1857 की जो क्रांति की गई उसमें वह योजनाबद्ध तरीके से की गई और उसमें एक समन्वय भी था उनका। इसी के साथ साथ जो कई बार ऐसा होता था कि गांव में भी सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। जो गांव का जो मुखिया होता था रात में उसके साथ में बैठकें की जाती थी और वहाँ पर भी कुछ चर्चा परिचर्चा होती थी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मतलब जो शहर होते थे, जैसे कानपुर की जो सिपाही थे, सिपाही लाइन यानी जिसको सिविल लाइन बोलते हैं, सिविल लाइन में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ देखी गई हैं जिससे कि आंदोलन से संबंधित कुछ रणनीति बनाई जाती थी। तो जो लोग थे मतलब एक्टिव थे इस आंदोलन के प्रति, वो सब लोग इस प्रकार की रातों रात कई प्रकार की रणनीतियाँ तैयार की जाती थी और उनमें आपस में समन्वय भी था। फिर वो सूचनाएं जो थी गांव तक पहुंचती थी, विभिन्न प्रकार के संकेत पहुंचाए जाते थे गांव में कि भाई एक आंदोलन किया जाना है जिससे हमें फिरंगियों को यहाँ से भगाना है और आज़ादी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार की वहाँ पर गतिविधियाँ की जाती थी। इन सभी साक्ष्यों को देख करके ऐसा लगता है जो भी घटनाक्रम थे, देखिए पहला क्या था कि भाई तोप का गोला दागा जाता था, बिगुल बजाया जाता था, ठीक है, ये हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी गई और उसमें कई सारी जो अपीलें की गई वो हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें की गई,
ठीक है जी। फिर देखते हैं कि उनकी जो छावनियों के जो सैनिक थे वो अपना संचार व्यवस्था बनाए रखे रहते थे, संचार एक जगह से दूसरी जगह देते रहते थे, और योजना, विद्रोह की योजना पूरी तरह से समन्वित ढंग से वह बनाते थे। और फिर देखते हैं कि हम जो पुलिस लाइन थी, पुलिस लाइन में भी इस प्रकार की गतिविधियां देखी गई हैं, और रात को मिलते थे, बैठक करते थे, एक योजना तैयार करते थे, और इन जो सूचनाएं होती थी गांव-गांव तक वो सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। तो इस प्रकार से ये सभी घटनाक्रम को देख करके लगता है कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से किया गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन अगला, 1857 की क्रांति में लोगों को सक्रिय करने में अफवाह और भविष्यवाणी की क्या भूमिका थी, यानी अफवाह और भविष्यवाणी की क्या भूमिका थी। तो हमारा क्वेश्चन है, ये भी इसका क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है और 5 अंक में है, इसमें भी आपको 150 शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं कि 1857 की क्रांति में लोगों को सक्रिय करने में अफवाह और भविष्यवाणी की क्या भूमिका थी, लोगों ने अफवाहों पर क्यों विश्वास किया। देखिए अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। ऐसा होता है कि 1857 की क्रांति में अफवाह और आंसर हम प्रारंभ करते हैं इसका, हम वहाँ पर लिखेंगे पहले कि अफवाहें, भविष्यवाणियाँ, है ना। तो 1857 की क्रांति में अफवाह एवं भविष्यवाणियों की अहम भूमिका थी, अहम भूमिका थी। ठीक है जी। अब कौन कौन सी यहाँ पर भविष्यवाणियाँ हुई, कौन सी अफवाहें हुई। देखो पहले भविष्यवाणी आप हेडिंग डालेंगे भविष्यवाणी। इस प्रकार की यहाँ पर जोर शोर से एक भविष्यवाणी ये चल रही थी कि भी प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्ष पूरे होते ही 23 जून 1857 को भारत अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। एक भविष्यवाणी यहाँ पर ऐसी की गई कि क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है जी, प्लासी का युद्ध हुआ, और 1857 में प्लासी के युद्ध को पूरे 100 वर्ष हो गए थे, पूरे 100 वर्ष हो रहे थे। और एक इस तरह की अफवाह भविष्यवाणी चल रही थी कि जी प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पूरे होते ही 23 जून 1857 को भारत में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से लोगों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ, ठीक है जी, और जो भविष्यवाणियाँ थी मतलब उनको अफवाह को और ज़्यादा बल मिला, ये था। दूसरा क्या था यहाँ पर, एक दूसरी जो अफवाह फैल रही थी वो थी चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले, आप हेडिंग बनाते जाएंगे चर्बी वाले कारतूस, कारतूस। तो चर्बी वाले जो कारतूस थे उनकी अफवाह फैली, और इस प्रकार की फैली कि भाई चर्बी वाले कारतूस की जो है राइफल में चर्बी वाले कारतूस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो को कंपाउंडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जी, तो कैप्टन राइट अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखते हैं कि भाई जो अफवाह जो फैलाई गई थी वो तो इसलिए फैलाई गई थी क्योंकि एक जो निम्न जाति का सैनिक था, एक ब्राह्मण सैनिक था, जो आपस में वहाँ पर उनमें पानी पीने के लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, और उन्होंने फिर उस खलासी सैनिक ने ब्राह्मण सैनिक को कहा कि वैसे तो तुम वैसे भी शीघ्र ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुँह से खींचना पड़ेगा। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो तुरंत ये बात जो है अफवाह के रूप में एकदम तेज़ी से फैलने लगी, और सब जगह सभी छावनियों में ये बात फैल गई कि भाई जितने जो कारतूस उपयोग में लाए जा रहे हैं वो चर्बी वाले कारतूस हैं, और इसमें सूअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सैनिकों में पूरी तरह से ब्रिटिश राज के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। एक फिर अगली जो हेडिंग बनती है हमारी, ये बना देंगे कि आटे व शक्कर में मिलावट, आटे व शक्कर में मिलावट, जो अफवाह फैलाई आटे व शक्कर में मिलावट, में मिलावट, ठीक है जी, इस प्रकार की अफवाह फैली यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि यह अफवाह थी जो पूरी तरीके से फैली, आम जनता में अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने भारतीय जनता का धर्म भ्रष्ट करने के लिए बाजार में बिकने वाले आटे व शक्कर में गाय व सूअर की हड्डियों का खून के मिश्रण का चूरा मिला दिया। इस तरह की अफवाह फैला दी जनता के बीच में, और इस प्रकार आम जनता ने ऐसे आटे व शक्कर को छूने से भी इनकार कर दिया। तो ये चीज़ें इस तरह की अफवाह कि भाई जो आटा था, आटे में और शक्कर में गाय और सूअर की हड्डियों को और खून को मिला दिया गया, और उससे लगा कि भारतीय जनता को लगा कि भाई जो अंग्रेज हैं ये हमारे धर्म को पूरी तरह से भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, और इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ ये एक माहौल तैयार यहाँ पर हुआ। तो ऐसी अफवाहें जनता के बीच में यहाँ पर फैलाई जा रही थी। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमारा अफवाहें थी, अफवाह एवं भविष्यवाणियाँ यहाँ पर फैलाई गई। तो भविष्यवाणी तो क्या थी कि ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, अब क्या है कि उसको 100 वर्ष हो चुके हैं, 1857 हो चुका है, 100 वर्ष बाद ऐसी मतलब इस तरह की भविष्यवाणी की गई थी कि अंग्रेजी का जो राज था वो पूरी से खत्म हो जाएगा, अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, और अब ये पूरे 100 साल हो गए, अब यहाँ पर ख़त्म होना है इनको। और इस सूचना ने क्या कि जनमानस के बीच में एक मतलब चेतना जगाई, और मतलब लोगों को एक तरह से एक आशा की किरण यहाँ पर दी इस भविष्यवाणी के द्वारा। उनको लगा कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है।
दूसरी अफवाह यहाँ पर देखते हैं हम कि चर्बी वाले कारतूस, और दूसरी फिर एक बात है आटे एवं शक्कर में मिलावट। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस ने भी यहाँ पर सैनिकों के अंदर आक्रोश पैदा किया। आटे एवं शक्कर में मिलावट में क्या है, जनमानस के बीच में, जनता के बीच में ये बात फैल गई, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली जो आटे एवं शक्कर थे उसमें गाय और सुअर की हड्डियों एवं खून को मिलाने का अफवाह यहाँ पर फैली, इससे हुआ। अब बात आती है कि हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अफवाहों पर विश्वास क्यों करते थे लोग, अफवाहों पर क्यों विश्वास किया, ऐसी क्या बात थी कि मतलब इस तरह की अफवाह फैली और तुरंत लोगों ने विश्वास कर लिया। उसका हम लिखेंगे, देखो अफवाहों पर विश्वास का कारण, हेडिंग डालेंगे हम अफवाहों पर विश्वास का कारण, कारण क्या था, हेडिंग डालेंगे अफवाहों पर विश्वास का कारण, क्या कारण था, ताकि यहाँ के लोगों ने एकदम विश्वास कर लेते थे। ऐसा हुआ, देखो इसकी भूमिका ऐसे बनी, जब 1757 का युद्ध हुआ तो 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत विरोधी निरंकुश और स्वेच्छाचारी नीतियों का पालन किया। यानी कि 1757 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो शासन किया वो पूरी तरह से क्या था, निरंकुश था, पूरी तरह से एक पूरी तरह से शक्ति इनके हाथ में आ गई और अपने हिसाब से वो नीतियाँ बनाते थे और उन नीतियों के द्वारा भारतीय जनता का शोषण यहाँ पर हो रहा था। और उस शोषण के कारण ही यहाँ पर अब प्रत्येक भारतीय में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। यानी कि अब भारतीय लोगों को ऐसा लगने लगा था कि भाई अंग्रेज जो हैं अपने आप सत्ता प्राप्त करने के लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए किसी भी सीमा तक वह उतर सकते हैं। और इस प्रकार से अविश्वास की भावना लोगों के अंदर बनी और तभी क्या होता था, जो भी अफवाह फैलती थी उन पर तुरंत एकदम विश्वास वह कर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविकता वहाँ पर थी कि भाई जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया यहाँ के, और यहाँ की जो राजनीतिक सत्ता थी उसको भी अपने हिसाब से वे नियंत्रित करने लगे, नियम अपने हिसाब से बनाने लगे। और इन सभी कारणों से क्या हुआ कि भारतीय जनता का यहाँ पर शोषण बढ़ता गया, और जब शोषण बढ़ा तो भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना यहाँ पर बढ़ने लगी। हम इतना इसमें लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये पूरा तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल में बम्बई के क्रमिक शहरीकरण का वर्णन कीजिए। औपनिवेशिक काल में बम्बई के क्रमिक शहरीकरण का वर्णन कीजिए, हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पर। तो हमने इसमें बम्बई का विकास बताना है, किस प्रकार से इसका विकास यहाँ पर हुआ है। तो हम देखते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो बम्बई था वह प्रारंभ से देखते हैं कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुई। कि प्रारंभ में जो बम्बई था, बम्बई 7 द्वीप हैं यहाँ पर, 7 द्वीपों का एक समूह है बम्बई। ठीक है जी, 7 यहाँ पर द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों का समूह है मुंबई। देखिए इसमें कौन कौन से द्वीप हैं। बांद्रा है, आपने नाम भी सुना होगा, बांद्रा है, पारेल है, मझगांव है, ठीक है जी, वर्ली है, माहिम है और कौशल है और ओलाबा, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर ये 7 द्वीप हैं जो कि मुंबई को मिला, मतलब सभी द्वीप मिलकर के क्या बनाते हैं, बम्बई बनाते हैं। अब क्या हुआ कि 1534 में पुर्तगालियों ने प्राप्त कर लिया था इस क्षेत्र को। यहाँ पर किसका अधिकार हो गया था, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था 1534 में। 1534 में यहाँ पर पुर्तगाली आ गए थे और पुर्तगालियों ने अपने अधिकार में इसको ले लिया था। अब क्या होता है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, ध्यान से सुनते रहो, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। ये चार्ल्स द्वितीय कौन था, अंग्रेज था, और वो कौन थी, पुर्तगाली थी। तो यहाँ पर कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। ठीक है जी, चार्ल्स द्वितीय के विवाह के फलस्वरूप क्या हुआ कि दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई दे दिया गया। जो बम्बई है ना, 7 द्वीप हैं, ये दहेज के रूप में उसको चार्ल्स द्वितीय को दे दिए। अब क्या होता है कि 1668 में यहाँ पर ये चार्ल्स द्वितीय, इस चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया, कैसा था, वार्षिक, बेचा नहीं, वार्षिक किराए पर, ठीक है, वार्षिक किराए पर इसको दे दिया। किसने दिया, चार्ल्स द्वितीय ने दिया। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया अंडरलाइन करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दे दिया। अब क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो ये एक व्यापारिक केंद्र बन गया। क्या बना, बम्बई एक व्यापारिक केंद्र बन गया। और अब क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले जो व्यापारिक केंद्र था वह सूरत था। अब सूरत व्यापारिक केंद्र ना रह करके व्यापारियों का जो मतलब आकर्षण का जो केंद्र हो गया वो बम्बई हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि बम्बई का विकास अब कैसे होता है कि धीरे धीरे फिर यहाँ की आबादी बढ़ने लगी
और सारे जितने भी 7 टापू थे इन टापुओं को आपस में जोड़ा जाने लगा। जोड़ा कैसे गया, जो पानी था उसका पानी का डाइवर्जन कर दिया और नहरें बना करके इसको अलग से पानी को एक साथ कर दिया गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, टापुओं को आपस में जोड़ दिया गया और ज़्यादा जगह वहाँ बन गई, ज़्यादा जगह बन गई। इस प्रकार से ये 7 टापू आपस में जुड़कर एक विशाल शहर का रूप इन्होंने ले लिया। ध्यान से सुनते रहो बात को कि 7 टापू थे, जो 7 जो द्वीप थे आपस में जोड़े गए, उनको जोड़कर एक विशाल शहर का रूप इन्होंने ले लिया। और बम्बई औपनिवेशिक भारत की एक वाणिज्यिक राजधानी बन गई। आज भी हम अगर कहते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, वह बम्बई है। तो ये तभी से चला। तो बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बन गई। और जो भी इसके पश्चिमी तट थे, पश्चिमी तटों पर कुछ बंदरगाह बनाए गए और उन बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर किया गया। और इस प्रकार से जो मुंबई था वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। ऐसे मुंबई का विकास होता जा रहा है। कैसे, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक काल में मुंबई के क्रमिक शहरीकरण का वर्णन करना। किस प्रकार से इसका शहरीकरण हुआ। तो शहरीकरण होने का कारण तो यही था कि भाई जिस समय चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई वार्षिक किराए पर दिया, तो उसके बाद से यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो गई और यह एक व्यापारिक केंद्र बन गया। व्यापारिक केंद्र बनने से इस जगह पर यहाँ पर आबादी बढ़ने लगी और जो इसके 7 टापू थे उनको आपस में जोड़ दिया गया। जब जोड़ा गया तो एक ज़्यादा विशाल क्षेत्र बन गया। ज़्यादा विशाल क्षेत्र बना गया तो यहाँ पर और ज़्यादा काम काज करने के, कार्यालय बनाने के, फैक्ट्रियाँ बनाने के, उद्योग बनाने के यहाँ पर जगह प्राप्त हो गई और यह एक आर्थिक औपनिवेशिक काल की वाणिज्यिक राजधानी बन गई। आज भी हम बोलते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, बम्बई। तो इस प्रकार से तभी से चला आ रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ के बंदरगाह थे उनसे क्या होता था, अफीम का निर्यात किया जाता था चीन को। और उससे यहाँ पर जो व्यापारी थे उन्होंने काफ़ी धन कमाया, काफ़ी लाभ कमाया। और लाभ कमाने वाले में यहाँ पर मालवा, राजस्थान और सिंध में से जो अफीम पैदा होती थी वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने काफ़ी धन यहाँ पर कमाया। और यह व्यापार इसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ बम्बई के लिए। और इससे यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे वर्ग जो थे, पूंजीपति वर्गों का विकास हुआ, समुदाय का विकास हुआ। इसमें जैसे पारसी थे, मारवाड़ी थे, कोंकणी मुसलमान थे, गुजराती भी थे, बनिए थे, बोहरा थे, यहूदी थे, आर्मीनियाई थे। इस प्रकार के पूंजीपति यहाँ पर उनका विकास हुआ और धीरे धीरे यह क्षेत्र अब बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से मुंबई में फिर विभिन्न प्रकार की भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ पर किले बनाए गए, शासकीय कार्यालय बनाए गए, कुछ शैक्षणिक संस्थान बनाए गए, धार्मिक इमारतें बनाई गई, स्मारक बनाए गए, व्यवसाय की इमारतें बनाई गई। इनका निर्माण यहाँ पर किया गया। और जो यहाँ पर बनने वाले जो भवन थे वो एक नई शैली से बनाए गए थे, जिसको नवशास्त्रीय व नव गौतिक शैली कहते थे। या फिर एक शैली और थी जिसको इंडो सारासेनिक कहते थे। ये 3 शैलियों में यहाँ पर भवन बनाए गए। इन शैलियों में बने हुए कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर बम्बई का टाउन हॉल है। टाउन हॉल जो वो बनाया गया, एल्फिस्टन सर्किल है, बम्बई का विश्वविद्यालय है, विक्टोरिया टर्मिनल है, ताजमहल होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है इत्यादि। ये सभी इन शैलियों में बनाए गए। इसी के साथ साथ मुंबई में क्या होता था, आम जनता के रहने के लिए चौल इमारतें भी बनाई जाती थी। चौल इमारतें बनाई जाती थी। तो देखिए जैसे कि चौल इमारतें बनाई जाती थी। कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि चौल क्या होते हैं, चौल इमारतें क्या होती हैं। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि मुंबई में काल में औपनिवेशिक काल में बम्बई के क्रमिक शहरीकरण का वर्णन कीजिए। तो शहरीकरण का क्रमिक वर्णन करना था। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, 1534 से हुई कि जब पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक शादी हुई अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच में। कैथरीन ऑफ बर्गिंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई। चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज था, शादी हुई। तो फिर उसने चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बम्बई। और फिर इसका आर्थिक विकास यहाँ से द्वितीय रूप में प्रारंभ हुआ। जो इसके 7 द्वीप थे उनको आपस में जोड़ा गया, जगह बनाई गई और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यालय बनाए गए। जनसंख्या बढ़ने शुरू हुई और फिर धीरे धीरे यह एक आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। तो इस प्रकार से इसका आर्थिक विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ और आर्थिक विकास हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, औपनिवेशिक काल में कोलकाता में नगर नियोजन के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका नगर नियोजन किया गया। कलकत्ता का नगर नियोजन कहाँ से प्रारंभ हुआ, रूपरेखा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, जब 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला उसमें पराजित हो गए थे 1757 के युद्ध में। अब क्या होता है, उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया कि भाई एक ऐसा बड़ा किला बनाया जाए जिसमें सिर्फ यूरोपियंस या अंग्रेजों के ही उसमें प्रवेश था, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाए और जितने भी कार्यालय अपने वो उसमें बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने एक किला बनाया। ठीक है जी, किला बनाने का एक फैसला लिया। अब क्या होता है कि कलकत्ता के पास में यहाँ पर
क्या 3 जगह थी। कलकत्ता जो बनाया गया वो कौन सी जगहों से 3 गाँव को मिला करके बनाया गया कलकत्ता। इसमें सूता नाती, कोलकाता और गोविंदपुर। इस प्रकार से 3 जो गांव थे, इन 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता बनाया गया। अब क्या होता है कि वहाँ पर एक फोर्ट तैयार किया गया, उस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम यहाँ पर तैयार किया गया, फोर्ट विलियम बनाया गया। और इस फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द काफ़ी जगह जो खाली छोड़ी गई और जितने भी स्थानीय लोगों के यहाँ पर जो जगह थी उसको हटा दिया, पीछे हटा दिया। और जो खाली जगह थी इसको बोलते थे यहाँ पर गारेट बोला गया, मठ बोला गया या गारेट बोला गया उस खाली जगह को। जो फोर्ट विलियम के चारों ओर जो खाली जगह थी, इसमें क्या किया कि अंग्रेजों ने अपने आवासीय इमारतें बनानी शुरू कर दी, अपने बंगले बनाने वहाँ पर शुरू कर दिए। इस प्रकार से अंग्रेजों की जो बस्तियाँ यहाँ बनने लगी। अब क्या होता है कि अगला यहाँ जो एक पैराग्राफ में हम ये दे देंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ में हम शुरुआत करेंगे नई जो यहाँ पर जो परिवर्तन आया क्या 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक गवर्नर हाउस के नाम से एक महल बनाया। क्या बनाया? गवर्नर हाउस के नाम से, गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक उन्होंने महल बनाया। और गवर्नमेंट हाउस यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक बनी, यानी कि यहाँ से वास्तविक जो सत्ता जो अंग्रेजों की बनी। अब वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। उनको लगा कि भाई नगर नियोजन तैयार किया जाना चाहिए और इस विषय पर कई कमेटियों का गठन किया। ठीक है जी। जितने भी वहाँ के बाजार थे, घाट थे, कब्रिस्तान थे, चर्म शोधन इकाइयाँ थी, सबको वहाँ से साफ किया गया, हटा दिया गया सबको, जितने भी आसपास के जो क्षेत्र में थे। देखो 1803 में एक नगर नियोजन की आवश्यकता के लिए एक कमेटी गठित की गई और वहाँ पर क्या किया गया कि जितने भी आसपास के बाजार थे, घाट थे, कब्रिस्तान थे, चर्म शोधन संस्थान थे, वो सारे हटा दिए गए वहाँ से। और जब वेलेस्ली तो चले गए, उसके पश्चात क्या होता है, ये कार्य जो दिया गया नगर नियोजन का जो काम था, अब वहाँ की जो लॉटरी कमेटी ने हाथ में ले लिया। एक लॉटरी कमेटी बनी, लॉटरी कमेटी ने वहाँ का नक्शा बनवाया, कलकत्ता का नक्शा बनाया, लॉटरी कमेटी ने बनवाया और कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने का फैसला लिया कि भाई एक बिल्कुल नक्शा पूरी तरह से तैयार वहाँ पर किया गया। और इसमें क्या किया गया, इसकी प्रमुख गतिविधि में शहर में हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण, नदी के किनारे अवैध कब्जे हटा दिए गए। जितने भी भारतीय लोग वहाँ पर आसपास जो रहते थे वो सारी बस्तियाँ वहाँ से हटा दी गई, सब बिल्कुल खाली इसको कर दिया गया। अब शहर में भारतीय हिस्से को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कमेटी ने बहुत सारी जो झोपड़ियाँ थी, जो फूस की बनी हुई जो झोपड़ियाँ थी, उनको भी साफ़ करा दिया गया और जो मेहनत कर जो गरीब लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। कलकत्ता के बाहरी किनारों की जगह दी गई और बाहर जो था ऐसा ऑर्डर निकाल दिया गया है कि भाई यहाँ से झोपड़ियाँ इसलिए हटाई जा रही है ताकि आग लगने की संभावना है। यहाँ पर काफ़ी आग लगती है, बार बार आग लगती है, इसलिए फूस की जो झोपड़ियाँ उनको हटा दिया जाता है। और अब यहाँ पर फूस की झोपड़ियाँ बनाना अवैध, गैरकानूनी है और यदि मकान बनाए जाएंगे तो क्या करेंगे, ईंटों की छत के ही मकान बनाए जाएँ, ऐसा एक आदेश वहाँ पर निकाल दिया गया। 1836 में इस प्रकार का आदेश निकाला था। अब क्या हुआ कि ये कलकत्ता का विकास हुआ, इस प्रकार से उसका नगर नियोजन का विकास इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक टाउन और वाइट टाउन क्या है। यही ब्लैक टाउन और वाइट टाउन है। जहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं वो ब्लैक टाउन है और जहाँ पर वाइट मतलब अंग्रेज लोग रहते हैं वो उसको कहना लगा वाइट टाउन कहा। अब जो ब्लैक टाउन होता था उसमें तो कुछ सुविधाएं नहीं होती थी, कोई स्वास्थ्यवर्धक सुविधाएं नहीं होती थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी, नियोजित ढंग से वो बसे हुए नहीं होते। जबकि वाइट टाउन जो होते थे वहाँ पर सारी सुविधाएं होती थी, पानी की सुविधाएं होती थी और वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधा, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। जल निकासी अच्छी तरह से होती थी, पीने का पानी मिलता था, साफ़ सफाइयों का ध्यान रखा जाता था, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। जबकि ब्लैक टाउन में इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। ये इसी परिप्रेक्ष्य में ब्लैक टाउन और वाइट टाउन का क्वेश्चन भी बनता है, कभी 2 अंक में पूछा जा सकता है ब्लैक टाउन और वाइट टाउन क्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे थे कलकत्ता के विकास की। तो कलकत्ता का नगर नियोजन हुआ। अब इसकी हम एक बार फिर हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं कि कलकत्ता का नगर नियोजन का कीजिए। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर किला बनाने का फैसला लिया और जब किला बनाया तो उसके लिए उसने 3 गाँवों को अधिग्रहण कर लिया। 3 गाँवों को मिलाकर, वो 3 गाँव कौन से थे, सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गाँवों को मिला किया था। और वहाँ पर एक फोर्ट बनाया गया ना, एक किला बनाया गया जिसको नाम दिया गया विलियम फोर्ट। और विलियम फोर्ट के चारों ओर काफ़ी खाली जगह छोड़ी गई और उस जगह को बोलते थे गारेट।
गारेर बोलते थे या मठ बोलते थे, ठीक है जी, स्थानीय लोग बोलते थे। अब क्या हुआ कि उस जो जगह थी खाली जगह, उस जगह में भी अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके अपने अपने आवास बनाए जाने लगे और अपनी बस्तियाँ, अपने बंगले वहाँ पर बनाए जाने लगे। अब क्या होता है कि फिर इसके बाद ना 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनता है और उसने वहाँ पर बनाया गवर्नमेंट हाउस। और ये गवर्नमेंट हाउस था जो एक महल था और यह अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक था, ठीक है जी। फिर 1803 में एक योजना तैयार की गई भी, एक नियोजित ढंग से कलकत्ता को बसाया जाए। अब उसमें क्या क्या है कि कमेटी गठित की गई और कमेटी ने कहा कि भाई जितने भी आसपास की बाजार हैं, घाट हैं, कब्रिस्तान है, चर्म शोधन इकाइयाँ, इनको सबको यहाँ से हटा दिया जाए। अब क्या है कि उसके बाद में वेलेस्ली की विदाई हो गई, वेलेस्ली चले गए और यह कार्य सौंप दिया लॉटरी कमेटी को। अब लॉटरी कमेटी ने उसके पूरे शहर को बसाने के लिए एक नक्शा तैयार कराया और उस नक्शे के अनुसार उन्होंने क्या किया कि जितने भी बाहर के क्षेत्र में जो भारतीय लोग रहते थे, जो बस्तियाँ थी, उनको हटा दिया गया और साथ ही साथ मतलब पूरी साफ़ सुथरा, यहाँ कोई भारतीय नहीं रहेगा, उसको पूरे साफ़ करा दिया। जितने बेचारे मेहनत कश लोग थे, जिनकी झोपड़ियाँ थी, वो सब हटा दी गई और यह आदेश भी निकाल दिया गया कि अब कोई भी फूस की झोपड़ी नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें आग लगती है और ये अवैध माना जाएगा। उसकी जगह ईंटों की छत बनाने के आदेश वहाँ पर दे दिए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कलकत्ता का नगर नियोजन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिकता की प्राप्ति में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम आंसर प्रारंभ करते हैं। देखिए इसका क्या हुआ, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि आंदोलन बड़े ही व्यापक स्तर पर ये आंदोलन किया गया, इस आंदोलन के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में एक मतलब इसका ये हुआ कि भाई जो इंग्लैंड है किस प्रकार से भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहा है और वह वहाँ पर लोगों का शोषण कर रहा है। ये आंदोलन से ये बात लोगों के सामने आई। और दूसरा ये था कि जो चीन और जो अमेरिका थे, चीन और अमेरिका थे, वो भी चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह और जागृति, मतलब लोग ज़्यादा जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। अब लोग इसमें और ज़्यादा जुड़ते चले गए। इस आंदोलन ने क्या क्या किया, कई सारी चीज़ें हुई। तो जमींदार थे, यहाँ पर जमींदार, युवा, मजदूर, किसान, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदारों ने भाग लिया, युवाओं ने भाग लिया, मजदूरों ने भाग लिया, किसानों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यहाँ तक कि पुलिस एवं प्रशासन के निचले वर्ग के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, ठीक है जी। ये इसका प्रभाव पड़ा और आंदोलनकारियों के प्रति बिल्कुल सहानुभूति दिखाई सभी ने। जो निचला जो पुलिस वर्ग था या कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो भी सब आम जनता के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या हुआ कि और क्या प्रभाव पड़े, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग ने अपना उपेक्षा बरती, मतलब उसको यहाँ पर मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया और इस आंदोलन के प्रति लीग में कोई उत्साह नहीं था। और कांग्रेस विरोधी होने के कारण अब क्या होता है कि अंग्रेज के निकट पहुँच गई, मुस्लिम लीग को अंग्रेज पसंद करने लगे। ये बात यहाँ पर इस दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया या सहयोग नहीं किया तो वो अंग्रेज को लगा कि भाई ये जो व्यक्ति हैं, ये जो मुस्लिम लीग जो पार्टी है, वो इनके आंदोलन में सहभागी नहीं करती। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने अब अंग्रेज़ों की और मुस्लिम लीग की निकटता बढ़ गई। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन होता है, क्रिप्स मिशन भी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अब और ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगे और मतलब उनकी मांग को जायज़ मानने लगे यहाँ पर इस आंदोलन के बाद। तो इस प्रकार से इसके परिणाम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इसका आंदोलन का महत्व है। तो सबसे पहला महत्व यहाँ पर आंदोलन का क्या था, इसका महत्व ये था कि ये आंदोलन जो है जन जागरूक हुई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में होने वाले अत्याचार की जानकारी लोगों को मिल गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इसके इंग्लैंड के विरुद्ध अब यहाँ पर एक माहौल तैयार होने लगा और अन्य देश में भी इस बात की ये बात कहने लगे कि भाई अब भारत को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। चीन और अमेरिका में भी ये बात उठी कि नहीं भाई अब भारत को अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए। ये बात सबसे बड़ी बात यही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल तैयार हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, ये था। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि इस आंदोलन में सभी लोग जुड़ गए, चाहे जमींदार है, युवा है, मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उसका जो निचला वर्ग है वह भी आंदोलनकारियों के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उनकी सहयोग किया और आंदोलनकारियों के प्रति यहाँ पर सहानुभूति दिखाई। ये यहाँ पर चीज़ थी। अब एक इसका अलग प्रभाव ये पड़ता है, मतलब दिखाई दिया प्रभाव क्या, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी मुस्लिम लीग के प्रति कि भाई मुस्लिम लीग जो है उसने सहयोग नहीं किया, वो विभाजन का कारण बना। क्योंकि अब क्या हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान की, उसको एक तरह से प्रामाणिकता यहाँ पर अंग्रेज़ों ने देनी शुरू कर दी, तो ये उसका प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का महत्व था ये। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए और आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। हाँ, तो हम इसका आंसर पढ़ हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए, आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हम इसका आंसर लिखते हैं। इसकी थोड़ी सी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, और जब आज़ादी मिली तो सब लोगों का एक सपना था कि भाई हम आज़ाद होंगे, और बहुत अच्छा सब लोगों को लगा। आज़ादी के एक लंबे एवं गौरवपूर्ण संघर्ष के पश्चात हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो जैसे हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो हमें एक तरह से ये हमारे ऊपर एक त्रासदी थी, जिसके कारण हमारा विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। हम देखते हैं कि शुरुआत, अब हम यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते हैं अपना, कि अंग्रेजों ने सदैव ही फूट डालो और राज करो की नीति का भारत पर शासन किया है। तो अंग्रेजों ने जो भारत पर शासन किया है वो फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर इन्होंने शासन किया है। अंग्रेजों की शुरुआत से जो नीति रही वो हिंदू और मुस्लिम वैमनस्य का परिणाम भारत का विभाजन रहा है। यानी कि जो विभाजन भी हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो वैमनस्य हुआ था उसी कारण यहाँ पर भारत का विभाजन हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा बनते हैं, हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने सदैव ही भारतीय जनता को धार्मिक भावनाओं को आहत किया। अंग्रेजों ने हमेशा से क्या किया कि भारत की जनता की जो धार्मिक भावनाएं उनको आहत किया। हम 1857 की बात करें, वहाँ पर भी जैसे चर्बी वाले कारतूस वगैरह थे ये सब। इसी के साथ साथ क्या करते थे कि वो मतलब यहाँ पर विभाजन करना चाहते थे, एकता न रहे, शक्ति को तोड़ना चाहते थे। तो उस उद्देश्य में वो हमेशा कामयाब रहे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो वैमनस्य बनाया उन्होंने, अंग्रेजों ने सदैव भारतीय जनता को धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। अंडरलाइन करने वाली बात ये, इसको नोट कर लो, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया। जाति धर्म के आधार पर आपसी मनमुटाव को उन्होंने हवा दी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे, जाति धर्म के आधार पर आपसी मनमुटाव को हवा देते रहे और जिससे उनका भारत पर अधिकार बना रहा। यहाँ पर अंग्रेज अपना अधिकार बनाए रखे। अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग बनी, तो मुस्लिम लीग बनने के बाद में अब इनको एक और सहारा मिल गया अंग्रेजों को। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई। ठीक, अगला पॉइंट बनाएंगे, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई और इस मांग को अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से खूब हवा दी। अंग्रेजों ने मतलब इसको दबाने की कोशिश नहीं की विभाजन को, मतलब इसको और बढ़ावा दिया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से ये चीज़ें प्रारंभ हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं दिया, उसका सहयोग नहीं किया था, तो वहीं से अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और इसको और ज़्यादा हवा वो देते चले गए, जिससे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो मांग थी उसको वो प्रमाणित करने लगे। मांग को अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से खूब हवा दी और स्थिति बहुत अधिक बिगड़ती जा रही थी और ज़्यादा स्थिति बिगड़ती चली गई। और क्या हुआ, देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और भारत के अंदर गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा हो गई। और इसी कारण से फिर क्या होता है कि कांग्रेस व महात्मा गांधी भारत को किसी भी हालत में मतलब भारत विभाजन को रोकना चाहते थे। ये तो कि भाई ऐसा कि जब दंगे हो रहे हैं, गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो वो इस आंदोलन को रोकना, मतलब जो गृह युद्ध जैसी स्थिति थी इसको वह रोकना चाहते थे। कांग्रेस भी रोकना चाहते, गांधी जी भी रोकना चाहते। गांधी जी अनेक जगहों पर गए हैं, अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन ये स्थिति से पर नियंत्रण नहीं कर पाए। अब क्या होता है कि अंततः लास्ट में एक मजबूरी हो जाती है कि फिर इसका भारत का विभाजन हुआ। तो भारत विभाजन के लिए बाद में ये राजी हो गए और इस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ। तो हम देखते हैं कि भारत विभाजन का जो मूल कारण हम देंगे यहाँ पर कि अंग्रेजों के द्वारा एक तो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो विभाजन का मूल कारण था। दूसरा कारण यहाँ पर यह था कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान के अलग से मांग की जाने लगी थी वो भी एक विभाजन का मूल कारण था। फिर यहाँ पर देश के अंदर विभिन्न प्रकार के गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, दंगे हो रहे थे और लोगों की हत्या की जा रही थी, इससे क्या कि देश का माहौल ख़राब हो रहा था पूरा, वो भी एक विभाजन का मूल कारण यहाँ पर दिखाई देता है। मुस्लिम लीग को कब से लगा कि मतलब हमें एक अलग राष्ट्र की अलग देश की बात की जानी चाहिए, जब 1939 में यहाँ पर चुनाव हुए तो उन चुनाव में इनको हार प्राप्त हुई। अब इनको लगने लगा कि भाई हमें जो है यहाँ पर हमें सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए जिन्ना ने अब क्या कहा कि हिंदू और मुसलमानों के लिए एक अलग अलग सभ्यताओं हैं ये दोनों और इनको अलग अलग यहाँ पर होना चाहिए। इस प्रकार से भारत का विभाजन के लिए एक मार्ग इन्होंने बनाना शुरू किया कि हमने किस प्रकार से विभाजन करना है। मेन जो उनकी मांग थी वहाँ से प्रारंभ होनी शुरू हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभाजन हुआ। ये क्वेश्चन हमारा प्रारंभ खत्म हो जाता है। एक बार फिर हम देखते हैं इसको दोबारा से। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम देखेंगे कि भाई देश का जब आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी हुई, लोगों को बड़ा उत्साह था कि भाई हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें कुछ दुख भी मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीषण एक त्रासदी के रूप में हमें विभाजन मिला
और विभाजन क्यों मिला? विभाजन इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया जा रहा था। नंबर 1 ये था। दूसरा ये था कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य था, उसकी वजह से हुआ। और जो अंग्रेज थे, आगे फिर बताएंगे, जो अंग्रेज थे वो भारतीय जनता को धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहते थे। ठीक है जी। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया गया। जाति के आधार पर यहाँ आपसी मनमुटाव पैदा किया गया, उसको हवा दी गई। ठीक है। मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो उसको अंग्रेजों के द्वारा हवा ही दी गई लगातार, कि क्योंकि उनका उद्देश्य ये रहता कि अगर ये एक रहेंगे तो हम इन पर राज नहीं कर सकते, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो हम इन पर राज कर सकते हैं। और जब अंग्रेजों का ये निश्चित हो गया कि हमें यहाँ से जाना है, तो तब उन्होंने और ज़्यादा इसको हवा दी। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की जो मांग की जा रही थी, उसको भी अंग्रेजों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से खूब हवा दी गई। ये भी एक विभाजन का कारण बना। और जब स्थिति मतलब यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा की गई ताकि मुस्लिम लीग को ऐसे लगे कि हम यहाँ पर सत्ता की भागीदारी नहीं हो सकते, तो ऐसे में उनको लगा कि हमें एक अलग राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। अब वो अलग राष्ट्र की जो मांग थी उसको अंग्रेजों के द्वारा और ज़्यादा वो दिया गया, मतलब उसको हवा दी गई। जैसे कि हम देखते हैं कि 1939 में जब यहाँ पर मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये सारे जो घटनाक्रम है इस तरह की, ये एक तरह से आधारशिला बनती चली गई, पृष्ठभूमि तैयार होती चली गई देश विभाजन की। अब हम देखते हैं कि जब दंगे होने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जगह जगह पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अंग्रेज जो कांग्रेस थी और गांधी जी थे वो विभाजन को रोकना चाहते थे, लेकिन नहीं रोक पाए, और अंततः फिर क्या होता है, देश का विभाजन यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, आंसर पूरा होता है। हाँ, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। आम लोग विभाजन को किस प्रकार से देखते थे यहाँ पर। तो आम लोग विभाजन को दूरगामी परिणाम से अनभिज्ञ थे। लोगों को नहीं पता था कि विभाजन का क्या असर होगा। जब 1947 में अपने मूल इलाकों को छोड़कर लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो बहुत लोग ऐसे समझते थे कि भाई जैसे भी शांति बहाल होगी, शांति बनेगी, तो तुरंत फिर हम उसके बाद में अपने अपनी जगहों पर वापस पहुंच जाएंगे। तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि भाई विभाजन कितना हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। तो उन्हें मूल स्थान पर वापस जाने के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी या पासपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनको किसी कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा उनका एहसास नहीं था। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया, तो जब वहाँ पर लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, जो बिछड़े हुए जो लोग थे उनसे मिलने के लिए पासपोर्ट्स बनाए गए। उन्हें भी यह एहसास नहीं था कि लोग दूसरे देश में शरणार्थी या मुजाहिर का ठप्पा लगाकर बोले जाएंगे। यानी कि जैसे जो एक जगह से भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जो लोग आए हैं उनको अलग नाम दिए गए, जैसे शरणार्थी या मुजाहिर नाम दिया गया, जो इस प्रकार के ठप्पे लगाए, उनको ऐसा एहसास नहीं था। यह सदैव उनके साथ चस्पा रहा, मतलब हमेशा के लिए लग गया। आम लोग यह सोचकर सहधर्मी राज्य की ओर पलायन कर गए कि वहाँ उनका स्वागत होगा, कि भाई हम तो अगर जैसे पाकिस्तान से हिंदू आने वाले हैं तो उनका स्वागत होगा, और यहाँ से जो मुस्लिम गए उनको लगा कि भाई हम वहाँ पर बड़े इज्जत से हमको रखा जाएगा, ऐसा लोगों का मानना रहा। और मतलब वहाँ पर स्वागत होगा, देखभाल होगी। लेकिन विशाल पैमाने पर जब आना जाना हुआ तो इसमें सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ गया, और वतन से बिछड़ने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वे किस प्रकार की ज़िंदगी से गुजरेंगे, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। विभिन्न प्रकार की, जैसे कि रहने के स्थान नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें थी, सभी प्रकार की दिक्कतें, खासतौर से महिलाओं को भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जो लोग अपने देश से मतलब दूसरी जगह गए, उनको ये रहा कि हम किसी न किसी तरह से वापस चले जाएं, लेकिन वो फिर वापस नहीं आ पाए। विभिन्न प्रकार की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ा। तो आम लोगों पर विभाजन का यह प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से पूरा होता है। देखो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के दो भाग होते हैं, जैसे कि इसके दो भाग हैं। तो इसका पहले बताना है कि उत्तरदायी कारण कौन से थे, फिर बताना है कि आम जनता के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ा या आम जनता इसको किस रूप में देखती थी। तो इस प्रकार से अब हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी 7 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों पर चर्चा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए, किस किस बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई। तो हम देखते हैं कि जब संविधान सभा थी तो उसमें दमित जातियों के लिए जो सुरक्षा के लिए कुछ उपबंध किए गए। उपबंध मतलब कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए। वे समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी बात पुरजोर ढंग से रखने के कारण ये सारी बातें संभव हो चुकी, क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें विभिन्न समुदाय से सदस्य थे। उन सदस्यों के द्वारा, जो कि दलित समुदाय से संबंधित भी थे और अन्य लोग भी थे, तो उनके द्वारा इस प्रकार के कानून बनाने की व्यवस्था की गई कि भाई ये जो समूह है, ये जो दलित समूह है, इसका कई हजार वर्षों से शोषण होता आया है, और इसलिए अब इसके शोषणों को मतलब
रक्षा करने के लिए, शोषण से रक्षा करने के लिए संविधान के अंदर कुछ कानून बनाने होंगे, कुछ नियम बनाने होंगे, तभी यह वर्ग हजारों वर्षों से जिसका शोषण होता आया तभी ये बच पाएगा, तो इनकी सुरक्षा हो पाएगी। तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाने की बात यहाँ पर संविधान के अंतर्गत की गई है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था। ये हालांकि पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान है, ये बात जो थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई थी कि भाई जो दलित जाति है उनके लिए अलग से ही यहाँ पर एक पृथक निर्वाचिका की मांग की, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। कहा कि ऐसा करने से समुदाय में स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा, शेष समाज से यह समुदाय कट जाएगा। और फिर बाद में क्या होता है कि विधायिका में पुनः पैक्ट के आधार पर दलित जातियों को सांप्रदायिक पंचाट से दुगने से भी अधिक स्थान दे दिए गए थे यहाँ पर, और यह आरक्षण की सुरक्षा पहले से ही दलित जातियों के दावे को मजबूत करती थी और उसके उत्थान हेतु कई प्रयास यहाँ पर किए जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही अम्बेडकर के द्वारा पृथक निर्वाचिका की मांग यहाँ पर की गई थी कि जो दलित जातियाँ हैं उनके लिए एक अलग से निर्वाचक की मांग की रखी, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। और फिर गांधी जी और इनके बीच में, अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट हुआ। उस पुनः पैक्ट में कहा कि भाई दलित जातियों को ज़्यादा सीटें दे दी, उससे भी डबल आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया था। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि जैसे कि यहाँ पर अस्पृश्यता की समस्या को लेकर, है ना, तो यह कहा कि भाई ये मामला जो है केवल संरक्षण से ही नहीं सुलझाया जा सकता, संविधान में संरक्षण से नहीं सुलझाया जा सकता, इसमें समाज के अंदर भी हमें जन जागरूकता बढ़ानी होगी, जिससे कि लोगों को इसकी जो छुआछूत है या अस्पृश्यता की जो भावना है उनसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, हालांकि इसके लिए फिर भी हमारे संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को हटाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अस्पृश्यता को कौन से अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता को हटाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। किसी को छुआछूत की जो भेदभाव की जो भावना यहाँ पर किसी के साथ नहीं की जा सकती, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जितने भी जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको भी विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। ये पॉइंट बनाते जाएं आप। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। फिर उसके बाद में क्या कहेंगे कि हम कि यहाँ पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में दलित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है जी, जैसा कि दलित जातियों के प्रतिनिधियों ने आशा की थी कि सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके समाप्त नहीं किया जा सकता, समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, यहाँ पर यह बात कही गई। और जैसे कि अस्पृश्यता कानून के साथ साथ में लोगों के बीच में मेल मिलाप, घुलना मिलना, बैठना उठना, समाज के दलित जातियों के साथ में ये सब चीज़ें भेदभाव की प्रवृत्ति का उल्लेखनीय सुधार हुआ है इसके बाद में जो चीज़ें हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान सभा में दलित जातियों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न तर्कों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, एक तो यहाँ पर क्या क्या किया गया, विधायिका में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है जी, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो विधायिका में आरक्षण की बात की गई है, विधायिका में आरक्षण की बात की गई, विधायिका में आरक्षण। ठीक है जी, आरक्षण। दूसरा यहाँ पर अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत या अस्पृश्यता का जो से संबंधित कानून यहाँ पर बनाया गया हमारे संविधान में, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये आता है हमारा, ये दिया गया। दूसरा, फिर यहाँ पर कई क्षेत्र हैं जैसे कि जो एसटी से संबंधित अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आरक्षण की बात की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ये कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है कि जितने भी जो पिछड़ी समाज के जितने पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 46 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि समाज के जितने भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए और उनके खर्चे की ही जो बात है वहाँ पर ये कही गई है। राज्यों के लिए निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उसके खर्चे की व्यवस्था राज्य करेगा। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित एक पदाधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ठीक है जी, तो और यहाँ पर आयोग बनाने की बात भी की गई कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 339 के 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में
प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। और ये समय जो बढ़ता चला जाएगा आगे, फिर 10-10 वर्ष का इसमें बताया गया था कि आयोग की नियुक्ति की जाएगी और वह अपनी रिपोर्ट देगा कि कितना उनका मतलब वेलफेयर हुआ है, कितना उनका कल्याण हुआ है। ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। इसके साथ ही अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता का प्रबंध भी किया गया है। अनुच्छेद 215 में के 1 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाएं बनाएगा केंद्र सरकार और राज्य को उसके लिए वित्त का प्रबंध करने के लिए कहेगा। यह प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में उन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनमें अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। और अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए केंद्रीय संसद में निम्न सदन और लोकसभा के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर अनुसूचित जातियों व जनजातियों से संबंधित किसी भी प्रकार के आरक्षण को मूल संविधान में 10 वर्ष तक लागू किया गया था, लेकिन वह उनकी स्थिति के आधार पर उसको फिर वो जैसे समीक्षा की जाती है उसको आगे फिर बढ़ाया जाता रहा है। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि संविधान सभा में दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों की चर्चा कीजिए। तो तर्क दिए गए थे कि भाई ये वर्ग जो है हजारों वर्ग सालों से शोषित रहा है, इसका शोषण किया गया है और इसके उत्थान के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार के प्रावधान ही हमारे संविधान में किए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इसके 21 का अथवा है भारतीय संविधान गहन वाद विवाद और परिचर्चा की क्रिया से गुजरते हुए निर्मित हुआ है, व्याख्या कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान जो बना है उस पर विभिन्न प्रकार के गहन वाद विवाद हुआ है, परिचर्चाएं हुई हैं और उससे गुजरते हुए हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। इस पर व्याख्या करनी है। हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान गहन वाद विवाद और परिचर्चा की क्रिया से गुजरते हुए निर्मित हुआ है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम जब देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ है उस समय विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां थी हमारे सामने और संविधान सभा को इन्हीं विषम परिस्थितियों के आलोक में अपना कार्य करना था। यानी कि इन विषम परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने आप से काम करना था। मतलब किस प्रकार विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए संविधान सभा ने जो नियम कानून तैयार किए हैं, इस सभा के सामने स्वतंत्रता प्राप्ति तक समस्त घटनाक्रम था। ये इन्होंने पूरा स्वतंत्रता प्राप्ति का पूरा घटनाक्रम देखा था। किस प्रकार की कठिनाइयाँ देश के सामने आई ये भी संविधान सभा के सभी सदस्यों ने देखा था, संविधान सभा ने देखा। इन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा ये भी देखा था और इन प्रश्नों पर भी इस सभा को विचार विमर्श करना था। मतलब जो संविधान सभा गठित हुई थी, संविधान सभा को संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान था कि अब हमारे देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन सभी चुनौतियों को किस प्रकार से निपटा जाएगा, इसके लिए नियम कानूनों का निर्माण किया जाएगा। ये सब हमारे संविधान सभा में विचार विमर्श किए गए। तो संविधान सभा में इन समस्त मुद्दों पर विचार विमर्श एवं विस्तृत वाद विवाद होता था और समस्त विचार विमर्श की प्रक्रिया में जिन विषयों पर सर्वाधिक रोचक वाद विवाद हुए उन विषयों में से कुछ प्रमुख विषय ऐसे हैं जैसे कि नागरिकों के अधिकार का, कि भाई हमारे देश के जो नागरिक होंगे उनको किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर जो दलित वर्ग है उसको किस प्रकार के उसका संरक्षण किया जाए, उसको आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से दी जाए, अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए जाएँ, ये हमारे संविधान में किया गया। फिर उसके बाद में बात की गई यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। हम इसमें पॉइंट बनाते जाएंगे। देखें 4-5 पॉइंट हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि पहला क्या प्रावधान किया गया, यहाँ पर जो वाद विवाद हुआ नागरिकता को लेकर, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों या नागरिकों के अधिकारों को लेकर, नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे, ठीक है जी, ये प्रावधान किया गया। दूसरा, जैसे कि दलित जातियों के अधिकार, ठीक है, दलित जातियों का अधिकार, जातियों के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई कि उनको किस प्रकार के संविधान में किस प्रकार उनका संरक्षण किया जाए, ये व्यवस्था की। अल्पसंख्यकों को लेकर, अल्पसंख्यक कौन होंगे, वास्तविक अल्पसंख्यक कौन होंगे, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, इसका यहाँ पर व्यवस्था की गई। इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी वाद विवाद हुआ इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा की गई। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा की गई कि केंद्र के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिए, राज्य के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिए, दोनों में श्रेष्ठ कौन होना चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ पर संविधान में की गई। शक्ति का विभाजन किया गया केंद्र राज्यों के बीच में। फिर हम यहाँ पर कुछ खास पॉइंट बता रहे हैं आपको कौन कौन से हैं। राष्ट्र की भाषा पर चर्चा की गई, राष्ट्र की भाषा,
राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई। तो इसके बारे में किसी ने कहा कि भाई हिंदी होनी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं हिंदी नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, किसी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा में क्या है कि सभी भाषाओं का मिला जुला जो रूप होता है, जो आम जनसाधारण जो व्यक्ति बोलते हैं वही इसकी भाषा होनी चाहिए। तो इस पर विभिन्न प्रकार की विषय यहाँ पर चर्चाएँ की गई। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं कि वयस्क मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई। वयस्क, हमें देखते हैं वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता, किस पर, धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई संविधान के अंतर्गत, संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा। अब फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कि हमारी जो कोर्ट कैसे होनी, हमारे मूल अधिकार कैसे होने चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की गई है। राज्य को किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। एकल नागरिकता पर चर्चा की गई, वयस्क मताधिकार पर चर्चा की गई है, और यहाँ पर और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा इसमें की गई है। और इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और इस प्रकार से हम लिखें कि हमारे संविधान के बाद संपूर्ण वाद विवाद के बाद में चलता रहा, ये घटनाक्रम चलते रहे, अनेक बैठकें हमारे संविधान में हुई और संपूर्ण इसके निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और उस समय जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हो चुका था, तब यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ थी और 11 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग इसमें सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और इसके संविधान के निर्माण करने में जो है कुल 165 बैठकें हुई, 165 बैठकें हुई और 395 अनुच्छेद यहाँ पर बने। ठीक है जी। कुल जो अधिवेशन हुए 11 अधिवेशन हुए, इस पूरे संविधान निर्माण करने में 11 अधिवेशन हुए और 165 बैठकें हुई। इस प्रकार से ये संविधान का निर्माण यहाँ पर हुआ। और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को जो अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है जी। और जब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारा लागू हो गया था। प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 11 अनुसूची नहीं थी, इसमें 8 अनुसूची थी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से संपूर्ण विचार विमर्श करने के बाद में प्रत्येक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की राय ली गई और एक बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया। विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा इस पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, एक निष्कर्ष निकाला गया, विशेषज्ञों की सलाह ली गई। उसके बाद में ही हमारे जितने भी कानून और नियम जो जोड़े गए हैं वो एक निष्कर्ष के आधार पर, बहुमत के आधार पर हमारे संविधान सभा के द्वारा बहुमत जो निर्णय लिया गया और फिर संविधान में इसको जोड़ा गया। इस प्रकार से हमारा ये पूरा ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानचित्र का है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मानचित्र का है, जिसमें भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें 5 स्थल पूछे गए हैं, आगरा, मथुरा, विदिशा, सांची और हैदराबाद। ये क्वेश्चन नंबर को है इसका और 5 अंक का है, इसमें हमने अंकित करना है। देखते हैं, इसमें देखिए आगरा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर यह आगरा है और ये आगरा है। फिर इसी के नीचे यहाँ पर मथुरा हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में हम चलेंगे, विदिशा हो जाएगा यहाँ पर और ये सांची है। और नीचे आंध्र प्रदेश में चले जाएगा हम हैदराबाद। तो ये हमारे हो गए स्थल जो पूछे गए थे। और फिर इसके बाद में हमारा जो है पूछा गया अशोक के शिलालेख पूछे गए हैं। 5 अशोक के शिलालेख हैं। कालची है जो उत्तराखंड में है, आप सभी जानते हैं। धौली और जोगढ़ है, ये उड़ीसा में है दोनों। और सोपार महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में। इस प्रकार से 5 शिलालेख हैं ये। हालांकि शिलालेख ज़्यादा भी हैं। अभी हम एक ऐसी सीरीज चलाएंगे जिसमें सभी एक मानचित्र होंगे, उसमें सभी शिलालेख होंगे, 16 महाजनपद होंगे और उसमें औपनिवेशिक नगर भी होंगे, 1857 क्रांति से संबंधित स्थल भी होंगे। उन सभी मानचित्रों के भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये पेपर पूरा हो चुका है। वर्ष 2019 का ये पेपर था। और इसी प्रकार से अब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी इसका दबा दीजिए ताकि आगे से भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें और हम आपके लिए दूसरे पेपर भी सॉल्व करके डालते रहेंगे। धन्यवाद।